सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा 7वां पाठ समास। तो बच्चों, पिछले 6वें पाठ में हमने देखी थी संधि और संधि के कुछ भेद तथा उसके उदाहरण। अब हम इस पाठ में देखेंगे समास किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होता है। जैसे हम संधि का विग्रह करते हैं वैसे ही समास का भी विग्रह होता है और उसे कहते हैं समास विग्रह। अब सबसे पहले हम देखेंगे समास का अर्थ। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द समूह जब हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं उसे कहते हैं समास। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि सारिका ने दही में डूबा हुआ बड़ा खाया, तो उसे कहते हैं दही बड़ा। उसके बाद दूसरा उदाहरण, रक्षाबंधन पर भाई और बहन घर आए, भाई बहन, ये हुआ समास। तो दो या दो से अधिक जो शब्द समूह होते हैं उनको संक्षिप्त रूप देने की जो क्रिया है उसे कहते हैं समास। उसके बाद है समास विग्रह। जब इस समस्त पद अर्थात जो समास वाला जो शब्द है उसे जब हम अलग करते हैं तो वो कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह। जैसे हम वर्ण का विच्छेद करते हैं वैसे ही यहाँ पर समास का भी विग्रह किया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है, यहाँ पर उदाहरण दिया है जैसे राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। उसके बाद रसोई घर, रसोई के लिए घर, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला। तो इस तरह से हम किसी भी समस्त पद अर्थात समास का विग्रह भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे समास के मुख्य 4 भेद। इसके अन्य 2 भेद भी हैं, जैसे कर्मधारय और द्विगु समास। सबसे पहले हम देखेंगे इसके मुख्य 4 भेद। तो समास के मुख्य है 4 भेद। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कौन कौन से समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास एवं बहुव्रीहि समास। तो अब हम सबसे पहले पहला हमारा समास देखेंगे अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास का अर्थ क्या है? अव्ययीभाव का शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना। जैसे यहाँ पर इस समास में पहले पद को महत्व दिया जाता है। हमें समास किस तरह से याद करने हैं बच्चों? उसकी जो व्याख्या है, जैसे अव्ययीभाव में पहले पद को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जिस शब्द में पहले पद को महत्व दिया जाता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, यथाशक्ति, आजीवन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, प्रतिपल, प्रतिदिन, ये सारे हैं अव्ययीभाव समास के उदाहरण। भरपेट, उसके बाद यथाशक्ति। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो पहला शब्द है, इस पहले शब्द का महत्व है यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। इसमें भी पहले पद को महत्व दिया है आजीवन, जीवन पर्यंत। उसके बाद इस तीसरे शब्द में भी पहले पद को महत्व दिया है, जैसे प्रतिमास, प्रतिमास यानी हर मास। उसके बाद प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष अर्थात हर एक वर्ष, हर साल। तो बच्चों, अव्ययीभाव समास हमें किस तरह से याद करना है? अव्ययीभाव समास हमें ऐसे याद करना है कि जिस शब्द में, जिस समास में पहले पद को महत्व दिया जाता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। जो पहला पद अव्यय हो जाता है उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। तो हमें अव्ययीभाव समास पहचानने के लिए बच्चों सबसे पहले उसका प्रथम पद देखना पड़ेगा कि वो प्रथम पद महत्वपूर्ण है।
पहले जो पद आता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इस पद को हटा दिया हमने यथा को, तो शक्ति, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इन सारे शब्दों में पहला जो पद है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए और ये जो पहला पद है और संपूर्ण पद प्रायः क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये जो संपूर्ण पद है ये क्रिया विशेषण यानी हमने यथाशक्ति दान दिया। कैसे दान दिया? यथाशक्ति दान दिया। महात्मा गांधी जी ने आजीवन देश की सेवा की। कैसे सेवा की? उन्होंने आजीवन देश की सेवा की। तो बच्चों, इसमें हमें प्रथम पद महत्वपूर्ण है। जिस समास में प्रथम पद क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। ये हो गया हमारा पहला समास। अब हम इसमें दूसरा समास देखेंगे, तत्पुरुष समास। अब बच्चों, तत्पुरुष समास हम कैसे पहचानेंगे? इसकी भी पहचान करने की एक रीति है। तत्पुरुष समास में जो कारक है, आपको पता होगा कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, ये सारे कारक हैं। तो तत्पुरुष समास में कारक के चिन्ह लगाए जाते हैं जब हम उसको विग्रह करते हैं। तो तत्पुरुष समास हमें कैसे पहचानना है? जिसका विग्रह करते समय वहां पर कारक के चिन्ह लगाए जाते हैं और जहां समस्त पद के दो खंडों के बीच जब उसको हम खंडित करते हैं तो वहां पर कारक के चिन्ह लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे मैंने उदाहरण लिए हैं, प्रयोगशाला। कौन सा उदाहरण है? प्रयोगशाला। यहाँ पर दो पद है, प्रयोग और शाला। तो इन दो पदों को अलग करते समय यहाँ पर हम लगाएंगे कारक के चिन्ह। जैसे प्रयोगशाला का हम विग्रह कैसे करेंगे? प्रयोग के लिए शाला। कैसे विग्रह करेंगे हम? प्रयोग के लिए शाला। उसके बाद व्यायामशाला, व्यायाम और शाला, व्यायाम के लिए शाला। इसमें आए हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष में आए हैं कारक के चिन्ह के लिए। उसके बाद राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें भी दो पद है और इनको अलग करते समय हमने लगाए हैं कारक के चिन्ह। राजा का कुमार या राजपुत्र, राजा का पुत्र। राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। उसके बाद पवन पुत्र, पवन और पुत्र, दो इसमें पद है। तो पवन का पुत्र, जैसे कि हमें जिनको हनुमान जी कहते हैं पवन पुत्र, तो ये हम विग्रह करते समय जहां पर कारक के चिन्ह लगते हैं उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हाथ से लिखा हुआ। तो शरणागत, शरण में आया हुआ। इस तरह से जैसे हमने दही बड़ा लिया, दही में डूबा हुआ। अधिकरण कारक, संप्रदान कारक है प्रयोग के लिए शाला, व्यायाम के लिए शाला, रसोई के लिए घर। तो ये सारे हैं करण कारक के चिन्ह लगाकर हम जिसका विग्रह करते हैं, दो पदों को अलग करते हैं, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। उसके बाद तीसरा है द्वंद्व समास। अब द्व यानी दो, जिसमें दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद समान महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। और द्वंद्व समास पहचानने का एक आसान तरीका है जिसमें योजक चिन्ह लगते हैं। जिस समास में ये योजक चिन्ह लगते हैं वो है द्वंद्व समास, और जिसमें दोनों पद, ये दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं।
कोई भी पद कम महत्व नहीं रखता है, दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं। वो है द्वंद्व समास। द्व अर्थात दो। तो इसका आसान तरीका है जिसमें हमने यहाँ पर योजक चिन्ह देखे हैं, वो है द्वंद्व समास। और इन दोनों को अलग करते समय, विग्रह करते समय हम लगाएंगे और। सुख और दुख, अमीर और गरीब, दिन और रात, माता और पिता, दाल और चावल। उसके बाद में खरा या खोटा, राजा या रंग। तो इस तरह से यहाँ पर हम या और के साथ साथ या और अथवा ऐसे शब्द हम विग्रह करते समय लगा सकते हैं। तो जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो और जिसमें दोनों पद महत्वपूर्ण है, महत्व रखते हो, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास, चौथा मुख्य प्रकार। तो बच्चों, बहुव्रीहि समास अर्थात क्या है? बहुव्रीहि समास में जब समस्त पद अर्थात समास अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे यहाँ पे नीलकंठ, नीलकंठ कहा जाता है शिव को। उसके बाद लंबोदर, लंबोदर कहा जाता है गणेश जी को। चक्रपाणि कहा जाता है विष्णु जी को। उसके बाद श्वेतांबरा कहा जाता है सरस्वती जी को। तो ये जो समस्त पद है, इनका एक अलग अर्थ निकलता है, अन्य विशेष अर्थ निकलता है, वो है बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, दस है जिसके आनन वो है रावण। पीले हैं जिसके कपड़े वो है पीताम्बर अर्थात श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। श्वेत है जिसके अंबर अर्थात सरस्वती। चक्र है जिनके हाथ में पाणी अर्थात हाथ, वो है चक्रपाणि अर्थात विष्णु। तो बच्चों, बहुव्रीहि समास। अब आपको याद होगा कि योग रूढ़ शब्द, शब्द विचार में मैंने योग रूढ़ शब्द पढ़ाए थे। तो योग रूढ़ शब्दों में भी एक विशेष अर्थ निकलता है। और अगर ये शब्द शब्द के प्रकार में आए ये चारों, तो वो हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द। और अगर ये समास पूछा गया है तो समास में हम इसको लिखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में उस समस्त पद का एक विशेष अन्य अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, हमने यहाँ पर आज 4 प्रकार देखे हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व एवं बहुव्रीहि। अव्ययी भाव में पहला पद महत्वपूर्ण है। तत्पुरुष में कारक के चिन्ह लगाए जाते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद महत्वपूर्ण है, उसमें और अथवा या लगाया जाता है। और बहुव्रीहि समास में उस समास का, उस समस्त पद का एक विशेष अर्थ निकलता है। तो ये 4 प्रकार है। अगले अंश में हम देखेंगे इसके अन्य प्रकार। धन्यवाद।